जियोपॉल आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज मिश्रा, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपके साथ एक बार फिर से एम लक्ष्मीकांत बुक को लेकर के आया हूं। पॉलिटी के इस क्लास में आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस नए टॉपिक में कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारे देश के संविधान में देखने को मिलती हैं, यानी कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर वो बातें देखने को मिलती हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था और देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं और हमने उसमें अपने देश के अंदर उसको किस तरीके से अडॉप्ट किया है, क्या विशेष रीजन रहा जिसकी वजह से हमने उसको स्वीकार कर लिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टॉपिक को नई तरफ लेकर के जाएंगे और ये जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अगर आप हमारे देश की सरकार को देखेंगे, हमारे देश में सिस्टम को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तरफ हमारा संविधान ये बताता है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियां बटी हुई हैं। राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य का अपना जुरिडिक्शन क्षेत्र है और केंद्र का अपना जुरिडिक्शन क्षेत्र। केंद्र जो है वो राज्यों के ऊपर प्रभावी भी है और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा आपको कि कई बार ऐसा होगा जब केंद्र पूरी तरीके से राज्यों के ऊपर प्रभावी हो जाएगा और राज्य जो है केंद्र के अधीन होकर के कार्य करेंगे। आखिर किस प्रकार से सरकारें ऐसे काम करती हैं, गवर्नमेंट कैसे इस तरीके से बनती है, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, इन्हीं सब बातों को डिटेल में यहां पर समझेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर के बारे में? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन हमेशा बन के आता है, प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है और मेंस में भी देखने को मिलता है और बेसिकली फीचर्स को लेकर के बात होती है कि किस प्रकार के फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पाए जाते हैं, किस प्रकार के फीचर्स यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर पाए जाते हैं और क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को ही समझा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी स्पिरिट तो यूनिटरी है लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो कैसे हैं, वो फेडरल है। तो इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान से हम इस चैप्टर को समझेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हैं। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और फटाफट नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं, मेन पॉइंट्स नोट करते जाएं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फेडरल सिस्टम आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फेडरल सिस्टम। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे गवर्नमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया है। कैसे? ऐसे तो कई तरीके से डिवाइड किया गया है लेकिन यहां पर हम मेनली दो तरीकों की बात करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट आप मोनार्की भी हो सकती है, डिक्टेटरशिप के फॉर्म में भी हो देखने को आपको मिल सकती है, आपको कई यूनिटरी गवर्नमेंट भी देखने को मिल सकती है, सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, आपको फेडरल सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर जो मेनली हम बात करेंगे वो दो सिस्टम की बात करेंगे। तो यहां पर हम जो दो मेन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के, तो वो ये दो मेन सिस्टम क्या है वो जान लीजिएगा। एक सिस्टम है आपका फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है, दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। यूनिटरी सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि किसी गवर्नमेंट को हम फेडरल सिस्टम में कैसे डिवाइड करेंगे, किसी गवर्नमेंट को हम यूनिटरी सिस्टम में कैसे डिवाइड करेंगे। तो फेडरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है कि देखिए, यहां पर क्या होगा कि सेंटर एंड जो रीजनल गवर्नमेंट होंगी, जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी, इन दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? इन दोनों के बीच में आपको डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होगा। सेंटर का के पास अपनी शक्तियां होंगी, रीजनल गवर्नमेंट के पास अपनी शक्तियां होंगी। दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने ज्यूरिडिक्शंस में अपनी अथॉरिटी और अपने पावर का इस्तेमाल यहां पर करती है, यानी कि यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको इस फेडरल सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम कैसे बनता है इस बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये एक बेसिक फीचर है जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास, या प्रोविंस और सेंटर दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने विषय होंगे जिनके ऊपर ये कानूनों को यहां पर बनाएंगे। या इसका मतलब एक बात बहुत निश्चित होगी
कि इसके अंदर फेडरल सिस्टम के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होंगे, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट्स निश्चित तौर पे यहां पर क्या होंगे, सब्जेक्ट्स यहां पर डिवाइड होंगे। डिवाइड होंगे मतलब आपस में बटे होंगे। सेंटर के कुछ सब्जेक्ट होंगे और स्टेट के कुछ सब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ जब आते हैं तब आते हैं यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं। जब हम यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं, देखिए यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है कि ऑल द पावर्स, ठीक है, जितनी भी शक्तियां होंगी वेस्ट इन द सेंटर। कहां वेस्ट करती हैं? सेंटर या फिर केंद्र में करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिटरी सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर आपको कोई रीजनल गवर्नमेंट भी देखने को मिल रही है, कोई रीजनल गवर्नमेंट भी देखने को मिल रही है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जितनी भी पावर्स होंगी, सारी पावर्स, ऑल द पावर्स, वो सब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लाई करेंगी। ठीक, ये जो रीजनल गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट विल डिराइव, ठीक है, दैट गवर्नमेंट विल डिराइव इट्स अथॉरिटी from the सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट से ये रीजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करेगी। यानी कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएगी वो सब इसके ऊपर पूरी तरीके से प्रभावी होंगे। उन्हीं कानूनों और नियमों को इसको बांधना पड़ेगा, उसी के हिसाब से ये सरकार यहां पर चलेगी। जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, जबकि रीजनल गवर्नमेंट जो होगी वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगी। यानी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड होंगे। दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड होंगे? एक सब्जेक्ट होंगे जो कि यहां पे सेंट्रल सब्जेक्ट कहलाएंगे, एक सब्जेक्ट जो होंगे वो सेंट्रल सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, सेंटर के सब्जेक्ट या सेंट्रल सब्जेक्ट कहलाएंगे, और दूसरे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्टेट के सब्जेक्ट कहलाएंगे, स्टेट सब्जेक्ट कहलाएंगे। इतनी बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, एंड वर्ड में अगर आप बात करेंगे तो फेडरल सिस्टम का जो सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो देखने को मिलता है यूएसए को। ठीक है, 1787 ओल्डेस्ट फेडरल स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिलता है करंट गवर्नमेंट फॉर्म में, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? यूएसए का देखने को मिलता है। यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा यहां पर किया गया है। अब इसमें क्या बात है और बात समझ लीजिए। जैसे हमने यहां पे की फेडरल स्टेट की बात की, तो यहां पे फेडरल स्टेट में मैंने कहा सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। जो ये फेडरल स्टेट है, इसको अगर हम इसके रूट वर्ड को समझना चाहें, ठीक है, हम अगर ये समझना चाहें कि भाई ये जो फेडरल वर्ड है, ये फेडरल वर्ड जो कहां से आया होगा, कैसे इस वर्ड को जनरेट किया गया हो, कैसे ये वर्ड बना होगा, तो ये जो है, ये वर्ड जो बना, ये किससे बना है? यहां पर ये बना है फीडस से। किससे बना है? फीडस वर्ड से। ठीक है, अब ये फीडस वर्ड क्या है? व्हाट इज दिस फीडस? फीडस का मतलब क्या है? फीडस का मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट। क्या मतलब है इसका? ट्रीटी और एग्रीमेंट। ठीक है, कोई एग्रीमेंट किया गया हो, कोई समझौता किया गया हो। अब ये सवाल ये उठता है कि भैया ये समझौता कौन करेगा? ठीक है, अच्छा, ये रूट वर्ड फेडरल है, तो ये भी याद रखिएगा, ये जो फीडस वर्ड है ये लैटिन का वर्ड है, ये भी याद रखिएगा। कई बार कंफ्यूजन होता है, ग्रीक वर्ड है क्या, कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, तो ये जो फीडस वर्ड है वो क्या है? वो लैटिन वर्ड है। इसी फीडस वर्ड से ये वर्ड आपका फेडरल निकल करके आया है। फेडरल का मतलब, यहां पे फीडस का मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोविंसेस के बीच में, कुछ स्टेट्स के बीच में कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता वहां पर हुआ होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रीटी वो स्टेट्स मिल करके उन्होंने एक नई कंट्री को जन्म दिया होगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मली कब होगा? ऐसा नॉर्मली कब होगा, ये भी एक सवाल उठता है कि ऐसा क्या, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ऐसे कैसे हालात बनेंगे, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस when the states will decide to come together or to disintegrate from each other, कि हम यहां पर क्या कर सकें, हम एक
स्टेट को क्रिएट करें और वो ऐसा स्टेट हो जो कैसा हो, फेडरल स्टेट हो। अब इस बात को यहां पर समझने की जरूरत इतनी है, तो देखेंगे कैसे समझेंगे और किस तरीके से समझेंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। अब आइए आगे की तरफ, आगे की बात करते हैं यहां पर। और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जो फेडरल वर्ड है, फेडस वर्ड है, ये क्या है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यानी कि ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी की बात करता है या फिर और एग्रीमेंट की बात करता है। तो हम कह रहे हैं कि जब प्रोविंसेस के बीच में, सपोज कर लीजिए कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है। अब दिस स्टेट इज नॉट दैट मच स्ट्रांग, ये स्टेट जो है बहुत स्ट्रांग नहीं, यानी ये क्या है, ये वीक स्टेट है, वीक स्टेट है। ये स्टेट भी है, ये भी क्या है, वीक स्टेट है। ये स्टेट है, ये भी क्या है, ये भी एक वीक स्टेट है। और ये स्टेट क्या है, ये भी एक वीक स्टेट है। ये वीकनेस डिफरेंट डिफरेंट सेंस में हो सकती है, ठीक है। कोई मिलिट्री की वजह से वीक है, किसकी मिलिट्री कमजोर है, किसी के पास क्या है, प्रोडक्शन कम है इसलिए कमजोर है, किसी के पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए कमजोर है, किसी के पास, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। जब पहले बने होंगे ये स्टेट बने हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी वगैरह का तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये था कि इकोनॉमिक तौर पर या मिलिट्री के तौर पर ये लोग स्टेट कमजोर हुआ करते थे। तो आर्थिक स्थितियां कमजोर नहीं, यानी ये इकोनॉमिकली वीकर है तो ये मिलिट्री वाइज वीकर है, ये इकोनॉमिकली वीकर है, ये मिलिट्री वाइज वीकर है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि इनको हमेशा किसी बड़े स्टेट से एक फियर रहता होगा कि क्या करेंगे, ये स्टेट हमको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा या फिर खत्म कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जरूर ऐसा होता है इनमें से जो इनको सलाह देगा कि भाई आप लोग मिलकर के एक ऐसा स्टेट क्रिएट कर लो जहां सब लोग एक साथ आ जाओ। अब सब लोग अगर एक साथ आ जाओगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये एक बड़ा सा कंट्री बन जाएगा और इस बड़े से कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, सबके पास शक्तियां, सबकी शक्तियां एक जगह आ जा करके इकट्ठी हो जाएंगी और आ करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक स्टेट यहां पर ये बना लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहां पे, प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये कभी ये नहीं कहेगा कि जो मेरी अथॉरिटी है या फिर जो मेरा मेरा वजूद है वो वजूद खत्म हो जाए। ये भी कहेगा कि भैया ठीक है, मैं मिलने को तो तैयार हूं, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी अथॉरिटी, मेरी टेरिटरी, मेरी बाउंड्रीज, इनमें कोई चेंज किया जाए। सिमिलरली ये भी यही कहेगा कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ, ये भी कहेगा इसमें कोई चेंज नहीं हो जाए। इन दैट केस दे विल साइन एन एग्रीमेंट और दे विल साइन अ ट्रीटी। इस केस में ये क्या करेंगे, आपस में एक ट्रीटी को साइन कर लेंगे, एक समझौता साइन कर लेंगे। और समझौते में ये होगा कि देखिए, आप अपने सब्जेक्ट पे, हम अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे, हम अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे, हम अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे और हम अपने सब्जेक्ट पे बनाएंगे कानून बनाएंगे। इट मींस क्या होगा कि अपने अपने विषयों का एक बंटवारा कर दिया जाएगा जिसपे स्टेट्स को अथॉरिटी होगी कि वो अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन जो सुरक्षा के लिए पूरे देश के लिए आवश्यक है, सोवरेन सब्जेक्ट्स होंगे, उन पे कानून बनाएगा ये पूरा का पूरा, इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट होगी वो कानून बनाएगी। दूसरी बात ये होगी कि हमारी टेरिटरी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हमारी बाउंड्रीज को ऑल्टर नहीं किया जाएगा। ठीक, इट मींस क्या होंगे, एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट तो होगा। यहां पर क्या होगा कि एक इंडिस्ट्रक्टेबल कंट्री बन के तैयार होगा जिसमें स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टेबल होंगे, यानी कि वो टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर ये कहेंगे कि हमारी बाउंड्रीज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और तब आपस में समझौता करके ये क्या करेंगे, एक स्टेट को या एक राज्य, देश को बना करके तैयार करेंगे, एक देश बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार की कल्पना जो है वो आप देखेंगे किसके अंदर देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इटसेल्फ शोज दैट अमेरिका इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। यानी जो अमेरिका पूरा बन के तैयार हुआ है, ये किसका आउटकम है, ये स्टेट्स के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है कुछ स्टेट्स के बीच में, जिसके आधार पर ये एक अमेरिका बन के तैयार हुआ। अगर हम बात करें आज यूएसए में करंटली बात करते हैं, तो करंटली अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, आपको देखने को मिलते हैं 50 स्टेट्स। ओरिजिनली अगर हम बात करें, ओरिजिनली बात करें यहां पर, तो ओरिजिनली जब हम बात करते हैं तो अमेरिका में 13 स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका को बनाया था। ठीक है, वो एक साथ आए और इस तरीके से अमेरिका बन के तैयार हो गया। तो ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से एक फेडरल स्टेट या फेडरल कंट्री जो है वो बन करके यहां पर तैयार होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट तैयार होती है
जहां पर राज्यों को अपनी शक्तियां दी जाती हैं और केंद्र को अपनी शक्तियां दी जाती हैं, दोनों के बीच समझौता होता है कि वो अपने अपने विषयों में काम करेंगे। क्लियर? अभी इसको और डिटेल में इसके पॉइंट समझेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि फेडरल जो स्टेट है या फेडरल कंट्री है वो कैसे बनकर तैयार होती। तो एक तरीका क्या हुआ, ठीक है, कैसे, बाय कमिंग टुगेदर। ये जो यूएसए फॉर्म हुआ, ये कैसे फॉर्म हुआ? बाय बाय कमिंग कमिंग टुगेदर, एक साथ आने के माध्यम से। ठीक है, when economically and military weaker states comes together to form a state to make them stable and strong, then that scenario is known as the federal system, federal government, federal state। क्लियर है? उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे, फेडरल स्टेट बोलेंगे, फेडरल सिस्टम बोलेंगे। ये उसके स्पेशल फीचर्स जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? अब समझ में आ गया होगा। दूसरी तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, मान लीजिए एक ऐसा हो जाता है कि कहीं पर कोई स्टेट है, ये बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंट्री है। इस बहुत बड़े कंट्री के अंदर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, यहां पर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। अब ये स्टेट्स, कंट्री इतना बड़ा है कि इन स्टेट्स का या इन प्रोविंसेस का को डेवलपमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यानी इन क्षेत्रों का विकास यहां पर सेंटर के लिए पॉसिबल, लेट्स से दिस इज द सेंटर, और ये सेंटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इन क्षेत्रों का वो विकास यहां पर कर सके। अब जब यहां पर इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसे में सेंटर क्या करेगा? इन स्टेट्स को क्या करेगा? ऑटोनॉमी दे देगा। इन स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे देगा, अथॉरिटी दे देगा, कहेगा कि आप अपने क्षेत्रों का सेल्फ डेवलपमेंट कर लीजिए। ठीक है, अपने क्षेत्रों का, अपनी जगहों का, यानी रीजनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इन रीजनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए यहां पर इन स्टेट्स को अथॉरिटी और ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। उनको अपनी पावर्स, उनके सब्जेक्ट उनको अलॉट कर दिए जाएंगे, इनको भी अपने सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे, इनको भी अपने सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे, और पूरी कंट्री के सोवरेन सब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा? सेंट्रल जो है वो यहां पर कार्य करेगा, विषय बनाएगा। यानी अगेन यहां पर क्या होगा? अगेन यहां पर डिवीजन ऑफ पावर होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। बट दिस टाइम डिवीजन ऑफ पावर विल हैपन इन अ डिफरेंट मैनर। कैसे होगा? डिफरेंट मैनर में हैपन होगा, यानी कहने का मतलब होगा बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। यहां पर क्या हुआ था? बाय इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। यहां पर क्या होगा? बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स। याद रखेंगे इस बात को, आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को याद रखना। तो यहां पर कह रहा है कि बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट क्या होगा? ये एक कंट्री फॉर्म होगा जिस कंट्री में स्टेट्स को ये पावर दे दी जाएगी, जिसमें कि वो क्या करेंगे? वो अपना रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अपना कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल जो होगा वो सेंटर का होगा। यानी जब भी डिसइंटीग्रेशन होता है, आप याद रखेंगे, जब भी डिसइंटीग्रेशन होता है तो सेंटर थोड़ा स्ट्रांग रखा जाता है, ताकि जिनको डिसइंटीग्रेट किया गया है वो पूरी तरीके से अलग ना हो जाएं, उनके ऊपर सेंटर का कंट्रोल बना रहे। ऐसा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? कनाडा है। कौन है इसका एग्जाम्पल? कनाडा है। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह भी उठेगा, देखिए, जब आप सवाल हम बात कर रहे हैं कि दो तरीके के मॉडल हमें फेडरल स्टेट के अंदर देखने को मिल रहा है। एक अमेरिकन मॉडल देखने को मिल रहा है, यूएसए का मॉडल मिलने को मिल रहा है, बाय कमिंग टुगेदर। ठीक, जहां पर सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, सेंटर जो सोवरेन सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रहा है, स्टेट हैज देयर ओन पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आप यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन तो कनाडा और अमेरिका में डिफरेंस क्या है कि कनाडा में सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा गया है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के माध्यम से,
उसको फेडरल नेचर प्रोवाइड किया गया है। जबकि अमेरिकन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो अमेरिकन पॉलिटी के अंदर आप देखेंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो बाय कमिंग टुगेदर के कॉन्सेप्ट से देखने को मिलता है, जहां सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी गई हैं और सेंटर सोवरेन सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर जब ऑटोनॉमी की बात आई, कनाडा में जब ऑटोनॉमी की बात आई, तो इनिशियली कनाडा जब बन के तैयार हुआ था फेडरल स्टेट के रूप में, तो ओरिजिनली अगर हम कनाडा की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर ओरिजिनली हम कनाडा की बात कर देंगे, इधर देखेंगे ध्यान से सब लोग, कनाडा की अगर हम ओरिजिनली बात कर रहे हैं तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर 4 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे यहां पर बेटा? 4 स्टेट्स थे। प्रेजेंट में अगर आप बात करते हैं तो प्रेजेंट में यहां पर आपको 10 प्रोविंसेस या 10 स्टेट्स में, प्रेजेंट में 10 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन स्टेट्स को यहां पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। कनाडा तो वैसे भी आप जानते हैं कि इंडियंस बहुत ज्यादा कनाडा में रहते हैं, सरदार लोग स्पेशली बहुत ज्यादा, हमारी सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा आपको कनाडा के अंदर देखने को मिलती है, बल्कि वो डिमांड भी अपने लिए अलग से करते हैं वहां पर। ठीक है, खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको बड़ा सपोर्ट वहां से मिलता है कनाडा के अंदर से। अक्सर आप देखते हैं न्यूज में बना रहता है, करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। नक्सलिज्म और खालिस्तान मूवमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यूपीएससी के अंदर तो आपको पता लगेगा कि नक्सलिज्म को भी एक सपोर्ट मिल जाता है वहीं से, और खालिस्तानियों को भी नक्सलिज्म के थ्रू सपोर्ट मिलता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पॉलिटी की बात कर रहे हैं और पॉलिटी को हम समझने की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी को हमने यहाँ पर इतना समझा। तो ये 2 चीजें हमने आपको समझाई, यानी हमने कहने का मतलब क्या है कि 2 बातें समझ में आ गई कि जो फेडरल स्टेट है, यहाँ पर फेडरल स्टेट जो है वो 2 तरीके से फॉर्म होता है। एक तरीका क्या है? बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा तरीका समझ में आता है वो बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। कैसे आता है? बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नाउ इट इज, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि क्या है फेडरेशन, फेडरल स्टेट क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये बातें हमने यहां पर समझ ली। दूसरी बात समझ लीजिएगा, फेडरल सिस्टम के अंदर आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, ना सिर्फ डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। ठीक है, फेडरल सिस्टम के जब भी फीचर्स की बात आप करते हैं, जब भी आप फेडरल सिस्टम के फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, फेडरल सिस्टम के फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, कुछ खास बातें आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। क्या खास बातें देखने को मिलेंगी? सबसे पहली बात तो आपको देखने को क्या मिलेगा? जो डिवीजन ऑफ पावर होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सेकेंडली, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या देखने को मिलेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यहां पर देखने को मिलता है वो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो रिजिड है और रिटन है, ये भी याद रखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर मिले, कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, थर्ड बात क्या होगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, और जुडिशरी बहुत पावरफुल होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, एज वेल जुडिशरी क्या होगी? इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। जो जुडिशरी होगी वो बहुत इंडिपेंडेंट भी होगी प्लस बहुत ही पावरफुल भी यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर देंगे? ठीक है, डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, डुअल सिटीजनशिप देखने को यहां पर मिलेगी। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कि यहां पर डुअल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी, यानी एक तरफ आपको कंट्री की सिटीजनशिप होगी, एक तरफ आपकी कंट्री की सिटीजनशिप होगी, और दूसरी तरफ आपकी स्टेट की भी सिटीजनशिप देखने को। 2 तरीके से अगर मेनली आप यहां पर ध्यान दीजिए
तो दो प्रकार से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक कह रहा है कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिल रही है कंट्री की, यानी आप पूरे देश के भी नागरिक होंगे एज वेल एज आप अपने स्टेट के भी नागरिक यहां पर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि फेडरल सिस्टम के फीचर्स आपको अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गए तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें से कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये फेडरल सिस्टम के हमने कुछ फीचर्स आपको यहां पर बताए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसको और देख लीजिए डिटेल में। अब इन्हीं फीचर्स के साथ साथ में हम और दो तीन फीचर भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि डिवीजन ऑफ पावर्स, इसकी तरीके से एक चीज और आप देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बात देखेंगे यहां पर। जब भी आप फेडरल सिस्टम की बात करते हैं आप एक चीज देखेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। सेकंड क्या आपको देखने को मिले इसका अलावा, जो लेजिस्लेचर है, जो यहां पर लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर ये बाई कैमरल देखने को, बाई कैमरल देखने को मिले। यानी जब भी आप फेडरल स्टेट की बात करते हैं वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्रीज के अंदर ना सिर्फ सुप्रीम होगा बल्कि रिटर्न भी होगा, एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब इट वुड नॉट बी इजी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत कम बार अभी तक क्या किया गया है, यहां पर अमेंड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए तो कितनी बार अभी तक अमेंडमेंट उसमें किए जा सके हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट की बात करेंगे तो वहां पर डिस्कस उसको करेंगे डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब अगली बात समझ लेते हैं। तो ये तो फीचर्स हो गए आपके यहां पर किस गवर्नमेंट के, फेडरल सिस्टम के या फेडरल गवर्नमेंट के। अब अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की हम यहां पर बात करते हैं, देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट की जब भी आप बात करेंगे तो एक चीज आपको समझ में ध्यान रखनी है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में हमेशा सिंगल गवर्नमेंट की मिल, या सेंटर जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, सारी पावर उसी के अंदर होती हैं और उन्हीं से जो है यहां पर क्या किया जाता है, उन्हीं से पावर्स जो हैं वो, अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट है तो वहीं से अथॉरिटी और पावर डिराइव करेगी, उसकी अपनी अपनी कोई पावर वहां पर नहीं होगी। ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको घर के तौर में अगर आप देखें, अपने घर में देखें तो कुछ घरों में क्या होता है कि सारे पावर किसके पास में होती है, सिर्फ पापा के हाथ में। पापा जो कहेंगे वही काम होगा, ना मम्मी के कहने से होगा, ना बड़े भाई के कहने से होगा, ना बड़ी बहन के कहने से होगा। बड़ी बहन, भाई, मम्मी, इन सब की अथॉरिटी जो है वो सिर्फ पापा की अथॉरिटी पे निर्भर है। यानी पापा ने अगर कह दिया कि ठीक है ये काम ये देखेगा, ये कहेगा, ये बताएगा तो करना, उनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उन्होंने कह दिया नहीं मैंने कह दिया था तो पापा अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दिस विल नॉट हैपन। ठीक है, तो ऐसे घर क्या होंगे, वो यूनिटरी हेड वाले घर होते हैं, यानी कि वहां पर एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारी पावर्स लाई करती हैं, पावर्स वेस्ट करती हैं, जिसके अंदर वही व्यक्ति क्या होता है, डिसीजन मेकर होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यूनिटरी गवर्नमेंट का आप लिखेंगे यहां पर, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दैट इज सिंगल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी अथॉरिटी किस में लाई करेगी, अथॉरिटी लाई करेगी सेंट्रल के अंदर, लाई इसके अंदर लाई करेगी, केंद्र के अंदर लाई करेगी। रीजनल गवर्नमेंट विल डिराइव इज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है बात, समझ में आ गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट क्या होता है कि इन यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे, यूनिटरी सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद रखेंगे, इट कैन बी रिटन, ये रिटन भी हो सकता है, ठीक है, और ये नॉन रिटन भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, परंपराओं के आधार पर चलने वाला, दस्तावेज कहीं एक जगह पर इकट्ठे नहीं किए गए हैं। जैसे आप रिटर्न का एग्जांपल देना चाहेंगे तो क्या देंगे एग्जांपल, किस कंट्री का नाम देंगे, फ्रांस का दे देंगे, बहुत सारी कंट्रीज का दे सकते हैं, लेकिन नॉन रिटर्न का अगर एग्जांपल देना चाहेंगे तो किसका देंगे, यहां पर स्पेन का। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब भी यूनिटरी गवर्नमेंट होगी तो यहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, रिटन होगा और नॉन रिटन होगा, एज वेल एज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और कैन बी फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब जब हम रिजिड की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम रिजिड की बात करें तो रिजिड किसका है? फ्रांस का। ठीक है, अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो फ्लेक्सिबल किसका है? ब्रिटेन का। फ्लेक्सिबल किसका है? ब्रिटेन का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में जहां हमें बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है जिसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, वहीं पर यहां पर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो रिटन है, नॉन रिटन है, रिजिड है और यहां पर साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी देखने को आपको मिल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जब यहां पर वो कह रहे हैं कि सिंगल गवर्नमेंट है, इट मींस व्हाट? इट मींस वेरी सिंपल। ठीक है, नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होगा। सारी शक्तियां किसके हाथ में होंगी? सिर्फ और सेंटर के हाथ में रहेंगी, केंद्र के हाथ में रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियां रहेंगी, उन्हीं से शक्तियां जो है वो डिराइव की जाएंगी, पावर्स अथॉरिटीज को डिराइव किया जाएगा रीजनल गवर्नमेंट के। इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से। अब दूसरी बात क्या समझना है? ठीक, दूसरी बात यह समझनी है कि यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी है जो है, ठीक है, जुडिशरी, उसके बारे में कहा जाए तो जुडिशरी क्या है? यहां पर जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट हो। इट कैन बी इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट। ठीक है, तो जुडिशरी जुडिशरी कैन बी इंडिपेंडेंट और नॉट। दोनों बातें पॉसिबल हैं। जुडिशरी ऐसा भी हो सकता है, जैसे अमेरिका, जैसे आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर क्या है? जुडिशरी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि अमेरिका के अंदर आपको जुडिशरी, स्ट्रांग जुडिशरी देखने को मिलती है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट वहां पर देखने को मिलता है। अमेरिका के अंदर ही आप अगर देखेंगे तो अमेरिका के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो जुडिशरी को लेकर के बेहद क्लियर है कि वो जो डिसीजन देगी वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों सेंटर के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी प्रभावी होगा। फेड स्टेट की अपनी जुडिशरी होगी और सेंटर की अपनी जुडिशरी भी वहां पर देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके से? अब इसमें दूसरी बात, एक बात और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका रिटर्न हो सकता है, नॉन रिटर्न हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल हो सकता है। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम में, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सुप्रीम, या जो कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशंस यहां पर देखने को आपको मिलेंगी। अब सुप्रीम जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हम देखेंगे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जबकि जब हम ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ब्रिटेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देखने को मिलती है यहां पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। यहां पर ब्रिटेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, बल्कि यहां पर कौन सुप्रीम है? यहां पर पार्लियामेंट्री जो है वो सोवरेन है, वही सुप्रीम यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जब जैसे हमने उसमें बात की थी, क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट में हम बात करते हैं, बेसिकली फेडरल सिस्टम की बात कहते हैं वहां पे। तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो जब हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करते हैं तो वहां पर जो लेजिस्लेचर देखने को मिलता है वो लेजिस्लेचर कैसा देखने को मिलता है? वो वहां पर बाई कैमरल देख। जबकि अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें, यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पर पाई जाती है वहां की बात करें, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर जो लेजिस्लेचर है वो दोनों तरीके का देखने को मिलता है। यहां पर जो लेजिस्लेचर है वो दोनों तरीके का देखने को मिल जाएगा, यानी यूनिकैमरल भी देखने को मिल जाएगा, यूनी
कैमरल भी देखने को मिल जाएगा। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता देता हूं। यानी एक ही सदन की व्यवस्था होगी, यहां पर एक ही हाउस पाया जाएगा। लोअर हाउस एंड अपर हाउस जैसा कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन हाउस। और दूसरी तरफ आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, बाई कैमरल देखने को मिलेगा, द्विसदनी व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यूनिकैमरल के एग्जांपल के तौर पे आप किसको बताएंगे, यहां पर चाइना की बात करेंगे। जब बाइकैमरल की बात करते हैं तो यहां पर आप बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल रहता है, हमेशा याद रहता है, ब्रिटेन की बात। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स वहां पर देखने को मिलता है। तो ये दोनों बातें यहां पर आप देखेंगे कि आपको लेजिस्लेचर के तौर पे देखने को मिलती हैं, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। जबकि हमने जब फेडरल सिस्टम की बात की तो हमने फेडरल सिस्टम में क्या देखा, फेडरल सिस्टम में हमने देखा कि वहां पर बाइकैमरल व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं। इतनी बात तो हमने समझी कि कोई सिस्टम जो है उसको दो तरीके से कैसे कैटेगराइज किया गया है। एक सिस्टम फेडरल सिस्टम कहलाया और दूसरा सिस्टम यहां पर क्या कहलाया, यूनिटरी सिस्टम कहलाया, या यूनिटरी गवर्नमेंट कह लेते हैं, या फिर हम यूनिटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। जहां पर यूनिटरी सिस्टम लगेगा उसकी बात भी यहां पर हम कर सकते हैं। तो फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, जहां यूनिटरी सिस्टम होगा वहां यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, जहां फेडरल सिस्टम होगा वहां फेडरल गवर्नमेंट होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहां पर मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा सा इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अवर कंट्री। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, जब इंडिया जो बनाया गया, इंडिया का आर्टिकल 1, इंडिया में अगर देखें तो कहीं भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो वर्ड है फेडरेशन, इस फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया। ऐसा सवाल, अब सवाल यही उठ जाएगा, भाई फेडरल सिस्टम हमने अपनाया तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जबकि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, ऐसा नहीं है कि हमने फेडरल सिस्टम नहीं अपनाया है, लेकिन बावजूद उसके हमने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा है। यानी कि आर्टिकल 1 की अगर हम बात करते हैं, संविधान का आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो इंडिया दैट इज भारत जो है उसको क्या कहा गया है, उसको यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अब समझिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा गया कि बी आर अंबेडकर साहब कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो इंडिया है दैट इज नॉट द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अमंग द स्टेट्स कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से इंडिया जो है बनकर के तैयार हुआ हो। पहली चीज है कि यहां पर खास बात इसकी। कि दूसरी बात क्या है कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी स्टेट कैन नॉट बी सीड फ्रॉम द कंट्री, यानी कंट्री, कोई भी स्टेट जो है वो अपने आप को यहां पर अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, ठीक, इंडिया इंडिया इज नॉट द आउटकम ऑफ आउटकम ऑफ द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स ठीक है, या फिर आप दूसरी तरीके से कह सकते हो कि इंडिया वाज नॉट फॉर्म बाय द एग्रीमेंट। ठीक है, किसी स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ और उसकी वजह से इंडिया बनके तैयार हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इंडिया क्या हुआ, स्वतः बनके तैयार हुआ। सारे स्टेट क्या हैं, उसके अंदर विलय करते हैं। ठीक है, उसके यूनियन है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सारे स्टेट्स क्या हैं, इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया एज अ कंट्री है जिससे स्टेट को डिराइव किया गया है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है वहां पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट जो है, स्टेट्स कैन नॉट सीड, स्टेट्स स्टेट्स कैन नॉट सीड फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, फ्रॉम द कंट्री, ये बात याद रखनी। यानी किसी देश से स्टेट अपने आप को क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको कहा गया कि यूनियन ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट द फेडरेशन, क्योंकि ये कोई आउटकम नहीं है कि सारे स्टेट ने एग्रीमेंट किया उसकी वजह से एक आउटकम निकल करके आया कि ये देश को क्या माना जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है ये, इट इज इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, यानी कि भारत एक देश है जिसके अंदर उसका जो फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल जो मैप है, वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डिराइव किया जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस मैप को क्या कर सकती है, इरेज कर सकती है और फिर से रीड्रॉ कर सकती है। पार्लियामेंट हैज दैट अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस अथॉरिटी। संविधान ने ये अथॉरिटी दी है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। इसका मतलब स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने मैप को
डिजाइन कर सकें। इट मींस स्टेट को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये सब पॉसिबिलिटीज इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब सवाल ये उठा कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट कहने के बाद भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने फिर भी अपनाया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, व्हाई वी अडॉप्टेड दिस फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों हमने इस फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी अडॉप्टेड दिस, क्यों इसको हमने अडॉप्ट किया, ऐसा क्या कारण हो गया कि इसको अडॉप्ट करने पड़ा। ठीक है, तो देखिए इंडिया क्या है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। ठीक है, बहुत बड़ा देश है। इसके बीच में, देश के सभी राज्यों के बीच में, केंद्र के बीच में एक समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए हमने यहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम अपना लिया। ऑल्दो जो हमने फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम अपनाया वो इंस्पायर्ड किससे है, अमेरिका से नहीं है, वो कनाडा से। इट मींस सेंटर में ज्यादा पावर्स वेस्ट हैं, सेंटर इज मोर पावरफुल, इट मींस स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहां पर, और स्टेट्स को भी पावर यहां पर प्रोवाइड की गई। तो स्टेट्स की अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है, यानी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। प्लस लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सेंटर के पास ज्यादा पावर रखी गई है, ज्यादा शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो क्या कर सके, स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल यहां पर कर सके। ठीक है, तो एक रीजन क्या हो गया कि कंट्री का जो साइज ऑफ द कंट्री, एक बहुत बड़ा कारण यहां पर है बन गया कि जो साइज ऑफ द कंट्री है, ये बहुत बड़ा रीजन है इसके लिए कि हमने ये फेडरल व्यवस्था यहां पर अपनाई, ताकि लोगों को जब शक्तियां, प्रांतों को जब शक्तियां मिली रहेंगी तो वो बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं करेंगे, बल्कि समन्वय बनाया जाएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप करने के लिए। इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे, देन वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, जब प्रोविंसेस के बीच अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इस कंट्री के प्रोविंसेस के बीच में एक कॉम्पिटिशन डेवलप होने लग जाए, देन दैट इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और जब एक स्टेट दूसरे स्टेट की मुसीबत में उसकी सपोर्ट करने लग जाए, एक दूसरे को डेवलप करने के लिए एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कॉपरेशन से जब देश चलने लग जाएगा, प्रांतों के बीच में एक कॉपरेशन हो जाएगा, सेंटर और स्टेट के बीच में एक कॉपरेशन हो जाएगा, देन इट इज नोन एज द कोऑपरेटिव। जनरल, बहुत ही जनरल डेफिनेशन अभी दे रहा हूं, इसको डिटेल में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जनरल है, लेकिन इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, नो इश्यूज इसके। ठीक है, तो साइज ऑफ द कंट्री की बात करें। दूसरा क्या है, जो सोशियो कल्चर कंट्री का है। ठीक है, ठीक है, जो कंट्री सोशियो कल्चर एक्टिविटीज की बात करें, जो यहाँ की सामाजिकता है, जो यहाँ का संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, ताकि अलग अलग प्रांत के लोग अपनी सरकारों को चुने और उस प्रांत की सरकारें जो हैं उन प्रांतों के सामाजिक रहन सहन को, उन प्रांतों के सांस्कृतिक विचारधारा को सुरक्षित रख सके, संरक्षित कर सके। इसलिए विशेष तौर पर हमने इस व्यवस्था को यहां पर फेडरल सिस्टम को इंडिया के अंदर अपनाया। क्लियर है बात? इसीलिए मैं आपको बार बार बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि आर्टिकल 1 में क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स डाला गया, उसका रीजन बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। क्यों हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, उसका रीजन समझ लीजिएगा। और यह भी समझ लीजिएगा कि आवर मॉडल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इंडिया जो मॉडल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, मॉडल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। ठीक है, कैनेडियन मॉडल पर ये बेस्ड है, मॉडल पर। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, यहां पर सेंटर के पास, सेंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट स्टेट्स हैज देयर ओन पावर्स, यानी सब्जेक्ट्स को है, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड, सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड हैं, किसमें, सेंटर यूनियन लिस्ट में, इंडिया के अंदर।
किस में डिवाइड हैं? यूनियन लिस्ट में। किस में डिवाइड हैं? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में, अच्छे समझिएगा इस बात को, स्टेट लिस्ट में। और फिर किस में डिवाइड हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसी कॉन्करेंट लिस्ट से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ पावर्स तो ऑलरेडी सेंटर को पहुंच जा रही है। कैसे पहुंच जा रही है? कि कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाए जाएंगे, इस पे जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सेंटर के द्वारा बनाए जाएंगे। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? सेंटर के द्वारा। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो कानून बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं इसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट डाले जाएंगे, जैसे एजुकेशन की बात कर लें, तो उस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इन केस अगर कोई ओपिनियन जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो लॉ सेंटर ने बनाया है, जो लॉ स्टेट बनाया है, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, देन यहां पर जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करे। इट मींस क्या है? सेंटर को एक्स्ट्रा पावर्स यहां पर दी गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जो इंडिया की जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो यूनिटरी क्यों है। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फेडरल होने के साथ साथ भी यूनिटरी स्पिरिट का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया, ठीक है, कि जब जरूरत पड़े तो सशक्त केंद्र जो है वो राज्यों की रक्षा भी करे और देश की भी सुरक्षा यहां पर कर सके। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं और अब जरा सा यहां देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फेडरल फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं और कौन से यहां पर यूनिटरी फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं। क्लियर है? इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से यहां पर अडॉप्ट। अब देखिए, यहां पर हम बात करेंगे फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनको जरा एक बार देख लीजिए, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे कौन कौन से फीचर्स रखे गए जो फेडरल नेचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या हमारे देश में जो पॉलिटी है वो डुअल पॉलिटी देखने को नहीं मिलती है? जैसे कि जो सेंटर है उसके पास जो उसको जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों को देखने की जिम्मेदारी, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। ये वो मसले हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मसले हैं। इन सब मसलों को देखने की, समझने की, इनको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? यूनियन गवर्नमेंट की रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, सेंटर की रहती है। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है, जो लोकल इंपॉर्टेंस या रीजनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं, या लोकल जो मैटर हैं, उन मैटर्स को देखने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? स्टेट की रहती है। पब्लिक ऑर्डर की हम बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, पब्लिक ऑर्डर की बात कर लें, यहां पर एग्रीकल्चर की बात कर लें, जो लोकल पंचायतों की बात कर लें, तो ये जो मैटर्स हैं, ये सारे मैटर्स किसके हाथ में आते हैं? ये सारे मैटर्स किसके आते हैं? यहां पर स्टेट के हाथ। यानी सेंटर के हाथ में कुछ विषय, पॉलिटी के कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और दूसरी तरीके तरफ क्या किया गया है? यहां पर स्टेट को भी कुछ विषय यहां पर दिए गए हैं। तो ये एक विशेष फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को यहां पर मिलता है। तो नोट डाउन करिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फेडरल फेडरल फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फटाफट समझेंगे इसको। पहला पॉइंट क्या आता है? डुअल पॉलिटी देखने को मिलती है यहां, डुअल पॉलिटी देखने को मिलती है। अब डुअल पॉलिटी क्यों देखने को मिलती है, किस तरीके से देखने को मिलती है, यह बात यहां पर आपको समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि देखिए, जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल द मैटर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर विल टेक केयर ऑफ, सेंटर विल, अगर हम बात करें तो सेंटर की अगर हम बात करें और स्टेट की बात करें, स्टेट की बात करें, तो सेंटर विल टेक केयर ऑफ द मैटर ऑफ नेशनल
इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर हैं उनका ध्यान सेंटर रखेगा। अब यहां पर अगर आप कहोगे कि सर कौन कौन से मैटर हैं, तो हम बताएंगे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बताएंगे, डिफेंस है, ठीक है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो डिफेंस कैसा, यानी सोवरेन मसले जो हैं, जो देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे मैटर क्या हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे जो अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, वो सारे अफेयर्स क्या हैं, वो नेशनल। करेंसी का जो मसला है वो कैसा है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। कम्युनिकेशन का जो मसला है वो कैसा मसला है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मसला है। तो ये वो सारे मसले जो इस तरीके के इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे मसले किसके पास चले आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, सेंटर के पास आते हैं। यानी सेंटर जो है लॉ बना करके इनको देखता है, इसके माध्यम से देश को, ठीक है। ऐसे ही स्टेट की अगर बात करें तो मैटर्स रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और और रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट कई तरीके का हो सकता है, देखिए ध्यान रखिएगा, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरीके के डेवलपमेंट की बात यहां पर की जा रही है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर की बात कर दी जाए, तो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, ये सब किसके पास हैं, इनकी सब बातों पे स्टेट को काम करने को। तो डुअल पॉलिटी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, जो सेपरेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट्स का सेपरेशन है, यानी पावर शेयरिंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पावर शेयरिंग आपको देखने को मिलती है। ये पावर शेयरिंग किसके बीच में है, सेंटर और स्टेट के बीच। शेयरिंग हो कैसे रही है, बाय द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट। ये दिस पावर शेयरिंग इज पॉसिबल ओनली बाय द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी विषयों का बंटवारा किया जाएगा। अब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ सब्जेक्ट यूनियन को दी जाएंगे, यानी वो सब्जेक्ट कहां चले जाएंगे, यूनियन लिस्ट में चले जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट स्टेट को दे दिए जाएंगे, वो कहां चले जाएंगे, स्टेट लिस्ट में चले जाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो एक समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बना दी जाएगी, उसके अंदर चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसके ऊपर कोई भी कानून बना सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, कॉन्करेंट, ठीक। अब इस तरीके से क्या हुआ, डुअल पॉलिटी देश के अंदर आपको देखने को मिल जाती। लेकिन ये जो बंटवारा है, ये जो सिस्टम है, ये सब पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर, जो फेडरल फीचर देखने को यहां पर मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर प्रोविजंस बिल्कुल क्लियरली बताए गए हैं, सेंटर की अलग पावर्स बताई गई हैं, स्टेट की अलग पावर्स बताई गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस किए थे, तो क्या था, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यह है कि लेंथीएस्ट होने का मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है, बावजूद उसके उसमें क्या किया गया है, सेंटर के लिए अलग से एक पार्ट बनाया गया है, स्टेट के लिए अलग से पार्ट बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट की अपनी शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं, सेंटर को अपनी शक्तियां बनाई गई हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे इसलिए बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ना सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है, बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने एक चीज और बताई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ आपको रिजिड भी देखने को मिलता है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है। यानी दोनों फीचर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। रिजिड भी है, यानी जहां पर मसला नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, वो मसला सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का मसला आता है, जहां पर पूरी कंट्री को से कोई बात प्रभावित हो रही है, ऐसे सारे मसलों में क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाएगा। यानी इट इज नॉट इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
तब क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में जब रिजिट है तो अमेंडमेंट की बात अगर हम करते हैं यहां पर, ठीक है, अभी अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे, जब अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। कैसे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा, मेजोरिटी, ठीक है। और न सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से भी होगा, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। यानी कि पहले तो दोनों सदनों में स्पेशली उसको स्पेशल मेजोरिटी से पारित कराया जाए। अमेंडमेंट बहुत क्लियरली अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास कराया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, आधे से अधिक राज्यों के विधायिकाओं से सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा। तब कहीं पे जाकर के यहां पर कोई अमेंडमेंट हो पाएगा। या फिर ऐसे मसले जो होंगे जिसमें कि क्या होगा कि जैसे इंपीचमेंट से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के, उसमें भी क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से ही उसको पास कराएगा। वहीं पर जो सिंपल मसले होंगे, साधारण मसले होंगे, जहां पर हम कहते हैं फ्लेक्सिबल है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी से ही जो है अमेंड कर दिया जाएगा। इतनी बात यहां पर आप समझ लीजिए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक वहां पर ब्लेंड भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिडिटी के आधार पर एक आपको जो फीचर देखने को मिल रहा है, वो फीचर आपको फेडरल फीचर देखने को पर। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सेकेंडली, जब हमने कहा कि आपसे एक चीज समझाई, हमने कहा कि विषयों का बंटवारा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही विषयों का बंटवारा हुआ वैसे ही आपको डिवीजन ऑफ पावर्स भी देखने को मिल गया, शक्तियों का बंटवारा देखने को यहां पर मिल गया। डिवीजन ऑफ पावर्स को अगर आप देखेंगे तो केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, स्टेट की अपनी शक्तियां हैं, यानी प्रोविंसेस को अपनी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, और इन शक्तियों को डिवाइड करने के लिए ही जो लिस्ट हमने डिस्कस की थी, वो लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके से, ठीक है, एनी डाउट? तो इस तरीके से घबराइएगा नहीं, मतलब ये याद रखिएगा कि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो चीज यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं वो हम यहां पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या बता चुके हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। इन विषयों के बंटवारों पर, इन्हीं विषयों पर क्या है, ये अपना क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज आपको और देखने को मिलती है, क्या हमने देखा था कि एक फीचर वो है फेडरल सिस्टम के अंदर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर भी ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना ही जुडिशरी सुप्रीम है, हमारे देश के अंदर भी कौन है, सुप्रीमेसी किसकी देखने को मिलती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर दो चीजें देखता है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। एक तो क्या देखता है, एक तो देखता है कि वो सेंटर सेंटर और स्टेट, ठीक है, के विषयों को बिल्कुल आराम से डिवाइड कर देता है। ठीक है, पहली चीज तो सेंटर और स्टेट के विषयों को डिवाइड कर देता है। प्लस का साथ ही साथ क्या करता है, साथ ही साथ करता है कि कोई भी लॉ जो अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और उस लॉ की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आने जा रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करता है, दूसरी चीज क्या करता है कि वो कभी भी कोई भी कानून अगर बनेगा, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है फंडामेंटल राइट के साथ में, ठीक है, तो उसको वो क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको यहां पर सुप्रीमेसी किस रूप में देखने को मिलती है, आपको सुप्रीमेसी जुडिशियल रिव्यू के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जो अमेरिका से लिया है, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को सुनिश्चित करता है। यानी एनी लॉ विच डू नॉट कंसाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन विल नल एंड वॉइड। अगर कोई लॉ ऐसा है जो कंसाइड नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब कर रहा है, फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में उस कानून को जाना ही पड़ेगा। यहां पर संविधान की सुप्रीम
देखने को आपको मिलेगी। यहां पर संविधान क्या कर सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेंडर जो संविधान है वो बेसिकली क्या है, पावरफुल है, सुप्रीम है, और इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी किसको है, सॉरी, इसको डिफेंड करने की बात करते हैं तो इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, यहां पर जुडिशरी को। अब जुडिशरी को जब दे दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारी जुडिशरी के पास स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर दी गई है। इसीलिए 9th शेड्यूल के अंदर भी जो टॉपिक, जो विषय जाते हैं केशवानंद भारती केस के बाद से 1973 से, ठीक है, अब उन विषयों का भी, उनका भी क्या किया जा सकता है, यहां पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये फीचर हमने देखा यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए जो जो फीचर हमने देखे हैं, तो जो जो फीचर हमने देखे हैं, जैसे हमने क्या फीचर देखा, जैसे हमने ये फीचर देखा कि इसके अंदर बाई कैमरल व्यवस्था होती है। तो आप अगर देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाई कैमरल व्यवस्था की प्रबंध किया गया है। ठीक है, बाई कैमरल। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात अगर हम करें, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो आप देखते हैं जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में आप देखेंगे यहां पर आपको राज्यसभा भी देखने को मिलती है, राज्यसभा देखने को मिलती है, ठीक है, और यहीं पर आपको लोकसभा भी देखने को मिलती है। इट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ दो सदन देखने को मिलता है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर सदन है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट है। यहां के रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाएंगे, डायरेक्ट चुने जाएंगे। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो कैसे आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। यानी ये क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये क्या है, हाउस ऑफ पीपल है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि फेडरल सिस्टम का एक फीचर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को यहां पर मिलते हैं। इसीलिए कैसी वर्सावा कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्वासी फेडरल है। तो कैशी वर्सावा की ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक देखने को मिल लगती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज हमारे फीचर के अंदर यूनिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें, यूनिटरी फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, यूनिटरी फीचर्स इन द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो इसको क्या करते हैं, एकात्मक बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एकात्मक कैसे बनाएंगे, एकात्मक बनाने का तरीका यह है कि अगर सेंटर स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी पावर सेंटर के हाथ में यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात। तो कुछ फीचर्स हैं। अब कर हम पीछे जाते हैं, जरा एक बार पीछे जाकर देखिए, पीछे जाकर के देखते हैं, डिस्कस करते हैं, यहां पे बैक में आकर के यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं यार, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात। देखिए सिंगल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न और नॉन रिटर्न देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका मतलब क्या है, यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलता है यहां पर। ठीक, जुडिशरी क्या है, जुडिशरी जो है हमारे यहां सुप्रीमेसी है, लेकिन जुडिशरी पूरी तरह सुप्रीम नहीं है, बल्कि जुडिशरी हमारे यहां कैसी देखने को मिलती है, जुडिशरी हमारे यहां देखने को मिलता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। यानी हमारे यहां जो सुप्रीम है वो कौन है, यहां पर हमारे यहां पर सुप्रीम जो है वो कौन है, हमारे यहां सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। क्या हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है? ठीक है, जैसे आप फेडरल में देख रहे थे तो फेडरल के अंदर क्या था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, दूसरी बात फेडरल में एक फीचर और भी देखिएगा, लिख लीजिएगा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होंगे आपके, सेपरेट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के लिए अलग होगा और स्टेट के लिए या प्रोविंस के लिए अलग होगा। हमारे देश में देखिए यूनिटरी सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड भी मिलेगा, फ्लेक्सिबल भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ
यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर आपको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये चीज छूट गई थी, बताते बताते रह गई थी, आप इसको ध्यान दीजिएगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने देश में। अपने देश में सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविंसेस और इनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यूनिटरी फीचर्स की जब बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यूनिटरी के अंदर देखने को मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग सेंटर का देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे देश के अंदर, केंद्र के पास शक्तियां कैसे ज्यादा हैं। केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं तो आप ये देखिए, सबसे पहली बात जो क्या किया जाए कि जो लिस्ट बनाई गई, जैसे कि जो यूनियन की लिस्ट बनाई गई बेटा, यूनियन लिस्ट, इसमें एक तो सब्जेक्ट्स ज्यादा है, यूनियन लिस्ट के अंदर मोर सब्जेक्ट्स, एक तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आर इन यूनियन लिस्ट, आर इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा सब्जेक्ट हैं सेंटर सब स्टेट की लिस्ट से। दूसरा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। थर्ड, आप अगर देखें, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक लिस्ट और है आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो अल्टीमेट पावर है, फाइनल अथॉरिटी है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, फाइनल अथॉरिटी की बात अगर की जाए तो ये जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो जो है वो सेंटर के पास है। किसके पास है बेटा? वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो सेंटर के पास है। यानी केंद्र अगर कानून बनाए और राज्य कानून बनाए कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर, तो वो कानून किसका? केंद्र का वहां पर प्रभावी माना जाएगा। साथ ही साथ क्या है, जो बची हुई शक्तियां हैं, यानी कि जो रेजिडरी पावर्स हैं, वो रेजिडरी पावर्स ये भी किसके पास में है? ये पावर्स भी जिसके पास हैं, किसके पास हैं? यहीं पर पार्लियामेंट में, यानी कि केंद्र के पास हैं। ये पावर्स किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास हैं। तो अगर ये पावर पार्लियामेंट के पास है, यानी बची हुई शेष शक्तियों पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। अब पार्लियामेंट में प्रभावी कौन है? जिसकी मेजॉरिटी है, यानी कि जिसकी सरकार है। दूसरा, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट को कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार के पास ज्यादा विषय हो गए और महत्वपूर्ण विषय हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग रखा गया है। ये स्ट्रांग फीचर यहां पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात आपको क्लियरली पता चल जाती है, ठीक है। तो एक चीज तो ये बात हो गई यहां पर। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जो स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो स्टेट्स की जो अथॉरिटीज को है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल का कंट्रोल है, पहली चीज। दूसरा क्या है? दूसरी चीज क्या आती है कि स्टेट्स के जो बिल हैं, ठीक है, स्टेट्स बिल, इन बिल के ऊपर वीटो है। इन बिल के ऊपर वीटो है किसका? सेंटर का। कैसे सेंटर का? क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है। तो वीटो ओवर बिल का जो कॉन्सेप्ट है, वीटो ओवर स्टेट बिल, ये भी जो क्या करता है, ये भी सेंटर को ज्यादा स्ट्रांग यहां पर बनाता है, या फिर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यहां पर क्रिएट करता है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो वीटो की इंपॉर्टेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड बात करें, ये जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट में गवर्नर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, इस स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट होते हैं। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट कहां से होता है? ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर से होता है। यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन गवर्नर्स को, लेकिन प्रेसिडेंट तो एड एंड एडवाइस पे काम करता है। किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है। तो अगेन क्या हो जाता है कि सेंटर यहां पर क्या हो जाता है? आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप स्टेट के केस में देखते हैं, फिर अब आप समझिए दूसरी तरीके से और क्या है स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीका और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट तरीका है? जैसे हम स्टेट की बात करें, अब मान लीजिए
प्रेसिडेंट रूल लग जाए स्टेट के ऊपर, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या हो जाएगा, अगेन यहां पर सेंटर इफेक्टिव हो जाएगा। जो सेंटर है वो सेंटर यहां पर इफेक्टिव हो जाएगा। तो सेंटर इफेक्टिव हो गया, यानी अगेन सेंटर का कंट्रोल क्या हो गया, स्टेट के ऊपर देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट रूल मतलब आर्टिकल 356, ठीक। या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर लें, ये प्रेसिडेंट रूल उसी के अंतर्गत आता है, तो हम बात कर लें इमरजेंसी प्रोविजंस की, यहां पर बात कर लें। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की वजह से भी क्या होगा, आपको देखने को जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये भी सेंटर को क्या करते हैं, ये भी सेंटर को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 डिटेल में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में परेशान नहीं होना है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ठीक है, यानी इनके आर्टिकल्स की वजह से सेंटर को एक बहुत कंट्रोल यहां पर देखने को मिल जाता है। यहां पर साथ ही साथ क्या है, जो भी स्टेट हैं इनके पास कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनके पास कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब सेंटर और स्टेट के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। यह भी एक यूनिटरी फीचर है कि सेंटर और स्टेट के लिए आपको एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर, ये एक खास बात है। फिर क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है यहां पर अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होंगे, जो सेंट्रल के इलेक्शन होंगे, वो सारे के सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन क्या है, सेंटर में है, और सेंटर में जो बैठा हुआ है इसके जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो किसके द्वारा होंगे, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे। एड एंड एडवाइस पर किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होगी उसकी एड एंड एडवाइस पे, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से भी स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना कंट्रोल बना सकती है। इसी तरीके से हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और ये सारे के सारे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको अपॉइंट कहाँ किया जाता है, इनकी पोस्टिंग्स कहाँ होती, स्टेट के अंदर होती। यानी ये एक तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है, और जिनका कंट्रोल, जिनका कमांड जो है वो किसके हाथ में है, जिनका कमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इनका ट्रांसफर कर सकती है, इनसे इनकी जॉब नहीं छीन सकती। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके माध्यम से भी क्या करता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है। यानी अगेन आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर क्या है, ज्यादा पावरफुल है। यानी कि यूनिटरी फीचर जो है देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल पावर्स जो है, टैक्स इंपोज करने की शक्ति, वो किसके पास ज्यादा है, वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है, ठीक है। तो अगेन डिवीजन, जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा, वो रिसीव जो भी आ रही है उसको कैसे राज्यों के बीच में बंटवारा किया जाएगा, ये सब जो है इसमें अथॉरिटी किसकी देखने को मिलती है, आपको सेंट्रल को देखने। तो सेंट्रल की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के आधार पर, उस अथॉरिटी के आधार पर हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ऑडिट का मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कैग है, ठीक है, तो ये जो कैग है ये भी क्या है, ये भी सेंटर में है, लेकिन ये ऑडिट करता है, सेंटर का भी ऑडिट करेगा और स्टेट का भी ऑडिट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, उन पीएसयूज को भी देखेगा जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कहेगी। यानी कुल मिलाकर के ऑडिट मैकेनिज्म के ऊपर भी यहां पर सेंट्रल का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टेट के पास, स्टेट की जो पावर्स हैं, उन जितनी भी उनको अथॉरिटीज दी गई हैं, जो भी डिवीजन ऑफ पावर्स किए गए हैं, उन सभी डिवीजन ऑफ पावर्स के बावजूद भी सेंट्रल ने काफी हद तक अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखा है, ठीक है। पहले जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट था तब तक हम देखते थे कि हमारे देश के अंदर डुअल सिटीजनशिप एक तरीके से देखने को मिल जाती थी कि सेंटर और जम्मू कश्मीर की में एक सिटीजनशिप अलग से है और ऑल इंडिया में सिटीजनशिप अलग से देखने को मिलती है। लेकिन अब हम यहां पर अगर देखें तो हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप भी देखने को मिलती है, सिंगल
सिटीजनशिप भी देखने को मिलती है, यानी एकल नागरिकता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ एक चीज और देख सकते हैं कि एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा यहां पर, वो देखने को मिलेगा आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि यहां पर आपको ऊपर सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे स्टेट्स में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और इसके नीचे फिर आपको लोअर कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यानी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, यानी सेंटर, स्टेट और ये इसका कंट्रोल जो है वो सारी जुडिशरीज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये भी एक फीचर है जो कि यूनिटरी स्टेट का एग्जाम्पल है या यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स हम देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो वो सारे के सारे फीचर्स हमको दिखाते हैं या बताते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही फीचर देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही फीचर देखने को आपको मिलते हैं। एक तरफ आपको फेडरल फीचर भी देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ आपको यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप क्रिटिकली इसको एग्जामिन करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें या इंडियन सिस्टम को देखेंगे, तो नेचर बहुत ज्यादा कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, भले ही स्टेट्स को पावर शेयरिंग की गई है, बट जो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये कहीं ना कहीं सेंटर के हाथ में, ठीक है। यानी जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स क्या हैं, इन स्टेट्स की डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, ठीक है, ये डिपेंडेंसी फॉर द ग्रांट्स, फॉर द ग्रांट्स, ग्रांट्स के लिए ये जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सेंटर के ऊपर। यानी केंद्र इनको अनुदान देगा तभी ये अपना स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अगर देखा जाए तो स्टेट्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द यूनियन, सेंटर, जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के एजेंट्स नहीं हैं। स्टेट्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यू सेंट्रल डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दोनों ही अपनी अथॉरिटी किससे डिराइव कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अथॉरिटी जो है वो किससे डिराइव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहे हैं। बट द नेचर ऑफ द कंट्री, the nature of the administration, the nature of the polity, it is more tilted towards the unitary, because अगर आप इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर लें तो जैसे ही इमरजेंसी वहां पर लगती है देश के भीतर, वैसे ही आप देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन लगते ही क्या होता है, सारी कंट्रोल किसके पास आ जाएगी, सेंटर के पास आ जाएगी। इवन जब हम आजाद हुए 1947 में, तो जब प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, ठीक है, जब आजाद हुए 1947 की हम बात करते हैं, यहां पर जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तो ये प्लानिंग कमीशन भी बेसिकली क्या है, प्लानिंग कमीशन भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, मोर सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, उसको ही यहां पर वो बढ़ावा देता है। यानी स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी प्लानिंग किसके हाथ में है, इसी प्लानिंग कमीशन के हाथ में देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडियन सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यूनिटरी फीचर्स जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। स्टेट और सेंटर अपने अपने स्फेयर में अथॉरिटी रखते हुए भी स्टेट की डिपेंडेंसी जो है वो सेंटर के ऊपर बहुत ज्यादा है। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, misuse of constitutional bodies, misuse of autonomous body by the center, it shows that somewhere there is the strong tendency of centralization in the constitution or in the Indian system, right? So आज की क्लास में हम लोगों ने जो समझा डिटेल में, ये क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आता है। आप इसको मेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर इसका आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, कैसे आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में वहां पर लिखेंगे कि सर इस तरीके का फ्रेमिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है। ऑल्दो वी आर कमिंग अप विद द मेंस क्लासेस, हम अभी मेंस क्लासेस के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जगह ध्यान से इसको पढ़ें, डिटेल में समझें और एक एक चीज को समझें। जैसे हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, तो आप देखें अमेरिका के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या है, जब हम कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत के बाद,
तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो अमेरिका के अंदर क्या स्पेशल बातें हैं, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेशल फीचर रखता है, क्यों हम कहते हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये फीचर्स उसके अंदर हैं, जिसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिलता है, उसको डिटेल में आपको समझना है, उसको जानना है। और सबसे पहले तो बेसिक चीजें समझनी है, फाउंडेशन। इसीलिए इस बैच का नाम बुनियाद बैच है, क्योंकि हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जाकर के पहले आपका बेस तैयार कर रहे हैं, और इस बेस तैयार करने के दौरान आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें पहले आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत हो गई, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद उसको इंप्रूव कर पाना। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर रह गई, तो बार बार आप आगे कुछ लिखने जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, तो बेसिक चीजें नहीं पता होने की वजह से भी आप वहां पर आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आप वहां पर आंसर्स चेक करें, जो टॉपर्स की कॉपीज हैं, उन कॉपीज को अगर देखेंगे, वो भी वही बातें लिखते हैं, बस उनमें कुछ एड ऑन फीचर्स डालते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लिखने की एक हैबिट होती है, द आर्ट ऑफ राइटिंग, कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। देन हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सम कंटेंट, आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए जो आप वहां पर प्रेजेंट करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दैट यू हैव द एबिलिटी टू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय आप वो सारे थॉट्स गैदर कर पाओ। यू हैव एबिलिटी टू थिंक, लाइक यू हैव टू थिंक स्मार्टली। तो स्मार्ट थिंकिंग अगर नहीं आएगी, तो आप कभी भी अच्छा आंसर फ्रेम वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स के साथ मेंस को साथ ही साथ देखना है, कहीं भी सेपरेट करके नहीं देखना, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, एक साथ ही देखना है। किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, कंटेंट को कैसे हम यहाँ पे रिटर्न फॉर इसको लिख सकते हैं, आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं, इसी में क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है प्रीलिम्स के बेसिस पे, इसको डिटेल में यहाँ पर समझते जाएंगे। जितना आप उसको फोकस करके देखिए, ये एग्जाम कोई आसान एग्जाम नहीं है। मैं किसी की तरह औरों की तरह ये नहीं कह सकता कि नहीं ईजी एग्जाम है, आप दीजिए और आप कर लेंगे, नहीं। ये एक, आप किसी हायर पर्पस के लिए जा रहे हैं। जब भी आप किसी हायर पर्पस के लिए जाते हैं, तो आपका सेक्रीफाइस भी उतने हायर लेवल का ही होता है। तो आपको यहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स मोड से बाहर निकालना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू स्टडी हार्ड, एवरी डे यू हैव टू राइट, एंड वेस्ट नहीं करना है टाइम को, यूटिलाइज करना है। और कभी भी इस बात के लिए कभी भी आपको परेशान नहीं होना है कि इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन द थिंग दैट हाउ मच टाइम आई कैन यूटिलाइज नाउ, अब कितना मैं यूटिलाइज कर लूं। क्योंकि आज के दिन में आपने अगर उस टाइम को वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि पीछे कल जो है मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, हो गया था, अब मैं क्या करूं और मैं कैसे करूंगा, तो आपने आज का टाइम भी वेस्ट किया है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो कि प्रेजेंट में जो टाइम है आपके पास में, उसको उसी समय से यूटिलाइज करना शुरू कर दो। जितना बेटर आप उसको यूटिलाइज करोगे, उतना बेटर आप वहां पे परफॉर्म कर पाओगे। और घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि मुझे नहीं आता है। इनिशियली नहीं आता होगा, लेकिन अगर आप लगातार एफर्ट करते रहेंगे, लगातार क्लास अटेंड करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, डाउट आते हैं तो आप डाउट पूछिए क्लास के, तो आपको डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सब महीनों बाद आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। 3 से 4 महीना लगेगा। जो ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, पॉलिटी भी चल रही है, इकोनॉमी भी चल रही है, साइंस भी चल रही है, इन सारी क्लासेस को जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें आपका बहुत बड़ा पोर्शन, देखिए ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक का जो टाइम है, वेरी क्रूशियल टाइम है। इस क्रूशियल टाइम को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से मैं कहूंगा आप इसको बार बार अच्छे से पढ़ें और इस सारे सब्जेक्ट यहां पर तैयार करें, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज का है, इस टॉपिक को आप रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेक्चर में कहीं भी आपको डाउट लगता है तो पॉज करिएगा, वहां पे वापस सुनिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, सर ये वाला टाइम पॉइंट बताइए, ये मुझे क्लियर नहीं हो गया। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्लास शुरू करने के साथ साथ हम आपको से क्या करेंगे, वो पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। आपके कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, जो भी आपके कमेंट्स वहां पर आते हैं। नॉर्मली हम देख लेते हैं, अगर बच्चे की कोई क्वेरी होगी, जैसे किसी बच्चे का क्वेरी था कि सर ये सीरीज कब तक खत्म हो जाएगी, तो विद इन 2-3 मंथ्स जो है ये सारी सीरीज खत्म हो जाएंगी। तो इकोनॉमी भी खत्म होगी, पॉलिटी भी। तो आप अगर कॉन्टिन्यूअस पढ़ते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आपके 2-3 सब्जेक्ट कम से कम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, साइंस तैयार हो जाएगा, पॉलिटी तैयार हो जाएगा, इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट इस तरीके से आपके बहुत अच्छे से बहुत टाइमली तैयार हो गए, प्लस सीसैट की क्लास भी चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रिपरेशन को और आगे की तरफ और अच्छे से ले जा सके। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।